नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम लोग फिर से करंट अफेयर्स एंड राज्य दर्शन एपिसोड नंबर 2 में महाराष्ट्र के राज्य के बारे में जानेंगे। उससे जितने भी जानकारी हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं देखते हैं। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले एक चीज आप लोग को बताना चाहते हैं कि भारत का जब संविधान बन रहा था तो संविधान निर्माता जो थे 60 देश का जाके भ्रमण किए थे और उसके बाद वहां के जो 60 देश के जो जहां पे संविधान पहले से निर्मित हो चुका था वहां के नकल नहीं किया था, वहां से आइडिया लिए थे और वहां के अच्छे आइडियोलॉजी को अपने संविधान में संकलित किए थे, संग्रह किए थे। और कुछ आलोचक ऐसे थे, वो बोलते थे, ब्रिटिश आलोचक थे कि भारत का संविधान जो है एक कॉपी है, नकल है। तो उसी पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का तर्क था कि अगर किसी भी देश के अच्छे चीज को अगर हम उसके अच्छे आइडियोलॉजी को अगर हम लेते हैं तो इसमें क्या बुराइयां हैं। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो करंट का टॉपिक होगा उसमें हम लोग नोरो वायरस के रूप में चर्चा करेंगे, नोरो वायरस का चर्चा करेंगे। दूसरा में गेट प्रशिक्षण क्या है और भारत में अभी ये चर्चा में है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और फिशिंग कैट का अभी हाल ही में एशिया में पहली बार जो फिशिंग कैट का सर्वे हुआ है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और फिर हम लोग महाराष्ट्र के बारे में दर्शन करेंगे, महाराष्ट्र की सैर करेंगे। चलिए, तो फर्स्ट देखिए, सबसे पहला आपका टॉपिक है नोरो वायरस। क्या है? नोरो वायरस है। अब इसको समझते हैं कि नोरो वायरस क्या है और इसकी अब क्या भारत पे इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि कोविड-19 तो बहुत सारा चीज कर दिया। अब नोरो वायरस क्या करेगा और भारत में इसका पदार्पण हो चुका है। चलिए देखते हैं, समझते हैं इसे कैसी बीमारियां होती है और कौन सा सैनिटाइजर का यूज करके इसको भगाया जा सकता है, इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखिए नोरो वायरस केरल, अब कहां पे सबसे पहले पाया गया, तो ये अगर आंसर क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले केरल में। याद रखिएगा, केरल के एक प्राइमरी यूनिवर्सिटी है जहां के 2 छात्रों को नोरो वायरस से संक्रमित पाया गया है। केरल के प्राइमरी यूनिवर्सिटी के 2 छात्रों को ये जब उसका चेकअप करवाया गया तो पाया गया कि ये दोनों छात्र नोरो वायरस से संक्रमित हैं। आगे देखते हैं नोरो वायरस क्या करता है। यह एक संक्रामक वायरस है जो कि हमारी इंटेस्टाइन को संक्रमित करती है। क्या करती है? इंटेस्टाइन को, जिसे कभी कभी क्या बोला जाता है, पेट फ्लू या सर्दियों की उल्टी बग यानी कि सर्दी के मौसम में, सर्दियों में जो उल्टी वगैरह हो जाती है, उल्टी बग या फिर पेट फ्लू बोला जाता है। जो किसको बोला, किसका नाम है, तो देख लीजिएगा नोरो वायरस का। अब देखिए, यह वायरस कई कीटाणुनाशक के लिए प्रतिरोधी है जो 60 डिग्री सेल्सियस, देख लीजिए ये वायरस जो है, जैसे कि कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस जो था, जब वो फैला था, अभी भी बहुत जगह है, जब वो पूरे विश्व में फैला था तो उसका मानना था कि आप जो है 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक अगर कोई चीज गर्म करके पीते हैं तो उसमें कोरोना वायरस जो होती है उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, उसकी डेथ हो जाती है। इसीलिए जब कोरोना काल था तो प्राइम मिनिस्टर जी पूरा बोलते थे कि गर्म पानी पीजिए, ये तुलसी को गर्म पानी में खौला के उसको पीजिए, आयुर्वेदिक बहुत तरह की चीज, यानी कि गर्म चीज ही ग्रहण कीजिए। खाना भी खाना है तो गर्म ही पीजिए, खाइए। लेकिन यहाँ पे है कि, और उसमें क्या था, 40 से 45 डिग्री सेल्सियस अगर आप गर्म कर देते हैं, फिर अगर थोड़ा सा ठंडा करके पीते हैं तो कोरोना वायरस मर जाती है उसमें। लेकिन नोरो वायरस जो है 60 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी का सामना कर सकता है। ये सोचिए कि कोविड-19 में ऐसा सोचा जाता था, या सरकार की यह सोचना था कि जब गर्मी का मौसम आएगा
तो जहां की टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री रहती है, जैसे कि मान लिया जाए पटना का भी टेम्परेचर कभी कभी 45 तक पहुंचती है, तो वहां पे कोरोना वायरस का इफेक्ट कम जाएगा और ये सर्दियों में ज्यादा एक्टिव रहती है। लेकिन अब लीजिए कोरोना वायरस आ गया। कोरोना वायरस जो है 60 डिग्री सेल्सियस तक, क्या 60 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी का सामना कर सकता है। अब बताइए अगर कहीं पे भी कोरोना वायरस फैल गया तो इसको कितनों गर्म कीजिए टेम्परेचर से, जैसे कि वातावरण के टेम्परेचर से तो कभी नहीं भागेगा। ये देखिए ये नोरो वायरस 60 डिग्री, क्वेश्चन अगर पूछे कितनी डिग्री सेल्सियस तक का सामना कर सकता है तो 60 डिग्री। आगे देखिए इस वायरस के जब ये संक्रमण होता है तो आंतों में सूजन हो जाता है, यानी कि इंटेस्टाइन जो है, चाहे लार्ज इंटेस्टाइन हो या स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें सूजन आ जाता है, आंत से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है इस नोरो वायरस के संक्रमण से, इस नोरो वायरस के संक्रमण से। अब देखिए यहाँ कुपोषण, ये जो है कुपोषण से भी जुड़ाव रखता है, यानी कि आपका शरीर कुपोषित हो जाएगा। तो यह भी ध्यान रखना, क्या आपका शरीर कुपोषित हो जाएगा, ये नोरो वायरस से इफेक्ट है। और ऐसा माना जा रहा है कि दूषित जल पीने से, दूषित भोजन खाने से ये वायरस फैलता है। ज्यादातर मल मूत्र जो होते हैं उससे ये वायरस ज्यादा फैलता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि नोरो वायरस अभी फैल चुका है। देख लीजिए नोरो वायरस है, यहाँ देखिए इंटेस्टाइन यानी कि पेट में सूजन हुई है और सूजन के कारण पेट में दर्द हुई है, और इसको देहाती भाषा में, नॉर्मली भाषा में पेट फ्लू या उल्टी बग के रूप से जाना जाता है, जिसको नोरो वायरस हम लोग कहते हैं। तो ये कहाँ पे, तो केरल में। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है गेट परीक्षण। देखिए अब ये चर्चा में क्यों है, और ये साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, यानी कि साइंस का क्वेश्चन है कि गेट परीक्षण क्या है। अब ये किससे रिलेटेड है, तो ये भी ध्यान रखिएगा महिला के सुरक्षा से, यानी कि महिलाओं के सुरक्षा से ये प्रशिक्षण रिलेटेड है। महिलाओं की सुरक्षा को लेके अभी भारत में सुर्खियों में है। कहाँ पे, अभी भारत में क्या है, चर्चा में है। तो महिला के सुरक्षा से लेके देखिए मुंबई की एक विशेष अदालत ने एक महिला थी जो मुंबई हाईकोर्ट है, उसको जो है एक महिला को रेप किया गया था, बलात्कार किया गया था 44 साल के व्यक्ति के द्वारा। और अभी हाल ही में मुंबई हाईकोर्ट ने एक सजा, उसको मौत ए सजा सुनाई है। और जब मौत का सजा सुनाया गया तो उसमें किस चीज का, किस परीक्षण का यूज किया और किसको सामने रख के ये सजा सुनाया गया कि हाँ इसी व्यक्ति ने इस महिला का रेप किया है। तो उसमें जो चीजें का, जिस परीक्षण का उपयोग किया गया था उसको गेट परीक्षण बोला जाता है, गेट परीक्षण। और इसलिए अभी यह चर्चा में है क्योंकि हाल ही में ये काम अभी हुआ है। कहाँ पे, तो मुंबई में। अब यहाँ पे सबसे पहले बात है कि गेट परीक्षण क्या है, तो आपके पैदल चलने की एक्टिविटी को जब कोई एब्जॉर्ब करता है, यानी कि मान लिया जाए जब हम यहाँ से यहाँ तक चलते हैं तो मेरे चलने की एक्टिविटी को जो एब्जॉर्ब करता है और उससे जो समाधान या उससे जो आउटपुट निकलता है, या तो उसी को गेट परीक्षण बोला जाता है। मान लिया जाए किसी व्यक्ति ने एक महिला का रेप किया, यानी कि आपके चलने का स्टाइल, आप तलवा कैसे रखते हैं, आप जब चलते हैं तो कितने दूरी पे आप एक पांव को रखते हैं और दूसरे पांव को, कितने सेकेंड में आप जो है कदम चलते हैं, ये सारे चीज का परीक्षण होता है। देख लीजिए हिल आप कैसे रखते हैं, फुट फ्लैट आपका क्या है, यहाँ पे देखिए सारा चीज, जितने तरह से आप चल सकते हैं सारे चीज को एब्जॉर्ब किया गया है। और इसको ध्यान में रखते हुए, इस एब्जॉर्बेशन को निरीक्षण करते हुए मुंबई हाईकोर्ट के द्वारा इसी को सामने रख के उस व्यक्ति को मौत ए सजा सुनाई है। तो गेट परीक्षण को देख के तो आपके चलने की एक्टिविटी का परीक्षण करेगा, ये ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात यह है, मान लिया जाए ये क्यों हुआ, मान लिया जाए देखिए कि ये मतलब कि
ये एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है, फिर 3 ये व्यक्ति है, मान लिया जाए ये सब व्यक्ति है, ये तीनों व्यक्ति है। और ये तीनों व्यक्ति क्या है कि सर पे क्या, जो रेपिस्ट है वो अपने मुंह में क्या नकाब पहन के जा रहा है, हो सकता है ये भी मुंह में नकाब पहने हुए है, ये भी, और मतलब ये रेप तो ये किया है लेकिन ये नकाब में है। और शक के दायरे में पुलिस इस तीनों व्यक्ति को अरेस्ट करते हैं। लेकिन क्या पुलिस शक के दायरे में तीनों को कर सकते हैं, तीनों को मौत की सजा दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको तो एक ही व्यक्ति को पकड़ना है। तो जब शक के दायरे में तीनों थे और जो सीसीटीवी फुटेज थी उसमें तीनों, जैसे कोई भी व्यक्ति है, शक में 3 व्यक्ति आए हैं, वो तीनों व्यक्ति को रखा गया है हिरासत में। अब तीनों व्यक्ति के चलने के स्टाइल को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के मदद से एब्जॉर्ब किया जा रहा है और उसमें देखा गया है कि और तीनों व्यक्ति जो एब्जॉर्वेशन रूम के तरफ जाता है उसके चलने के, और उसके बाद जब हिरासत में लिया जाता है व्यक्ति को तो उसको चला के दिखाया जाता है और दोनों को सेटअप करवाया जाता है। क्या इस व्यक्ति की चाल इससे मिलती है, या इस व्यक्ति की चाल इससे मिलती है, या इस व्यक्ति की चाल इससे मिलती है? और जिस व्यक्ति का चाल इससे मिल गया उसको मौत, यानी कि वही क्या है, वही चोर है, वही रेपिस्ट है, यानी वही रेप किया है, तो उसको सजाए मौत सुनाया गया हाईकोर्ट की तरफ से। यही गेट परीक्षण है, तो ये ध्यान रखना है। अब देखिए निजी जीवन में क्या इसका यूज होता है, तो यह भी देख लेते हैं एक बार। हाँ, क्योंकि ये भी जो है जिसे बलात्कार, ये देखिए हो गया उपयोग। अब देखिए इसका यूज कौन करता है, तो फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपका जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है गेट परीक्षण का यूज करता है, और अगर आपका कभी पैर में फ्रैक्चर हुआ है या कुछ भी, तो फिजियोथेरेपिस्ट जो है इस परीक्षण का यूज करके आपको चलने के लिए भी सिखाते हैं। तो इसका यूज आगे देखिए, एथलीट्स जो होते हैं एक अच्छे प्रदर्शन के लिए गेट परीक्षण का क्या करता है, यूज करता है, जिससे कि वो आराम से अपना प्रदर्शन कर सके। तो यही गेट परीक्षण है और इसीलिए भी यह चर्चा में है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है फिशिंग कैट। क्या है? फिशिंग कैट है। और ये अभी क्यों चर्चा में है, तो यह एक देखिए जंगली बिल्ली है। क्या है? जंगली बिल्ली है। बायोलॉजिकल नेम इसका प्रियनेलुरास विवरिनस। क्वेश्चन पूछ देगा कि फिशिंग कैट जो अभी चर्चा में है इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है, तो देख लीजिए आगे देखिए। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया की एक मध्यम आकार की यह एक जंगली बिल्ली है। फिशिंग कैट, देखिए फिशिंग है लिखा हुआ, फिशिंग कैट एक मध्यम आकार की जंगली बिल्ली है। अब देखिए IUCN ने इसे रेड लिस्ट में कमजोर रूप से सूचित किया है। यह खतरे में है अभी, क्या इसकी संख्या अभी खतरे में है, इसको लेके IUCN ने इसे रेड लिस्ट में जारी किया है, तो यह भी ध्यान रखना है। आगे देखिए, मछली पकड़ने वाली बिल्ली पश्चिम बंगाल का राज्य पशु है। ये जो बिल्ली है पश्चिम बंगाल की राज्य पशु है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा कि जंगली बिल्ली कहाँ का राज्य पशु है, तो पश्चिम बंगाल की, यानी कि वेस्ट बंगाल का जो है ये। अब देखिए एशिया का, अभी भारत में क्यों चर्चा में है, क्योंकि एशिया में पहली बार चिल्का झील जो एक लेगून झील है वहां पे जो है जंगली बिल्ली का सर्वे किया गया है, जिसमें 176 जंगली बिल्ली की संख्या बताई गई है। और एशिया का सबसे बड़ा पानी यानी कि खारे पानी का लेगून झील कौन है, तो चिल्का झील है। एशिया का सबसे बड़ा खारा पानी का झील कौन सा हो जाएगा, तो चिल्का झील। और चिल्का झील को लेगून झील भी बोला जाता है। लेकिन एक बात यहाँ पे समझना है कि लेगून झील किसको बोला जाता है, समुद्र के किनारे, ठीक है, क्योंकि इधर बंगाल की खाड़ी है, उससे किनारे लगा हुआ उड़ीसा है और उसके किनारे पे चिल्का झील है। तो समुद्र से लगा हुआ जो झील होती है उसको लेगून झील बोला जाता है, उसको
लगून झील बोला जाता है। तो यह चिल्का झील में अभी हाल ही में जंगली बिल्ली का सर्वे किया गया था, जो कि टोटल 176 की संख्या है। और ये रहती कहाँ है, तो वेटलैंड के किनारे वेटलैंड के किनारे रहती है, दलदली क्षेत्रों के किनारे रहती है, वहां पे ये जंगली बिल्ली पाई जाती है और ये अभी खतरे में है। अब देखिए रेड लिस्ट जारी किया गया है और इसका अब किसके द्वारा, तो IUCN, इसके द्वारा जो है रेड लिस्ट जारी किया जाता है। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसका फुल नेम है। और ये जो है पर्यावरण संरक्षण को लेके काम करती है, पर्यावरण संरक्षण को लेके काम करती है और पर्यावरण से रिलेटेड जो भी चुनौतियां होती है उसको समाधान करने का प्रयास करती है। और यह एक इंटरनेशनल संगठन है, यह एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पर्यावरण से रिलेटेड, ये पर्यावरण के संरक्षण से रिलेटेड ये काम करती है। जब भी किसी भी देश में कोई भी पशु को लेके, पक्षी को लेके, किसी भी चीज को लेके अगर संकट आती है तो IUCN उसको रेड लिस्ट में जारी करती है, रेड अलर्ट करती है, ग्रीन अलर्ट करती है, ब्लू अलर्ट करती है। तो IUCN का नाम है। इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 1948 में हुई है। क्या इसकी स्थापना की बात करें तो 5 अक्टूबर 1948 में। और अगर हेड क्वार्टर अगर इसका पूछे तो फ्रांस में इसका हेड क्वार्टर है। इसका काम क्या है, पर्यावरण के संरक्षण को लेके ये काम करता है, पर्यावरण के संरक्षण से रिलेटेड ये काम करता है। चलिए तो आज हम लोग जो है करंट न्यूज को देखें। आई थिंक आप लोग सभी को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है महाराष्ट्र के बारे में देखते हैं, महाराष्ट्र दर्शन। चलिए महाराष्ट्र का शेयर करते हैं। देखिए एलोरा की गुफाएं यहाँ पे सारी दिया गया है, आगे देखिए। सबसे पहले महाराष्ट्र के मैप को देखते हैं तो यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र है, क्या यहाँ पे महाराष्ट्र है। और ये देख रहे हैं अरेबियन सी है, यानी कि समुद्र के किनारे क्या है, महाराष्ट्र की अवस्थिति है। ये अगर नॉर्थ इसको मानते हैं, इसको साउथ मानते हैं, इसको ईस्ट मानते हैं, इसको वेस्ट मानते हैं, तो हमारा महाराष्ट्र कहाँ है, वेस्ट में हमारा महाराष्ट्र है। इसकी राजधानी मुंबई में है। समुद्र के किनारे होने के चलते अगर बाढ़ आती है तो यहाँ के जल स्तर बढ़ जाता है, जिससे यहाँ पे क्या होता है, जलमग्न हो जाती है। यह भी ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन देखिए यहाँ पे महाराष्ट्र, अब यहाँ से सीमावर्ती राज्य अगर पूछे कि महाराष्ट्र के सीमावर्ती राज्य, यह भी आपसे पूछ सकता है। और यह भी क्वेश्चन पूछेगा कि अरेबियन सी के किनारे है या बंगाल की खाड़ी की, तो अरब सागर के किनारे है, यह ध्यान रखना है। समीपवर्ती तो देखिए यहाँ पे ये गुजरात है, ये मध्य प्रदेश है, यहाँ पे देखिए ये तेलंगाना है, यहाँ ये छत्तीसगढ़ है, ये कर्नाटका है। तो कौन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट में गुजरात, पहला नंबर गुजरात, सेकेंड में इधर आइए कर्नाटका, क्या कर्नाटक, यह नॉर्थ है, ये साउथ है। अब यहाँ पे आ गया, क्या आ गया, तेलंगाना, 3 नंबर में, यहां से यहां जाइए तेलंगाना, 4 नंबर में आइए, यहां से यहां जाइए छत्तीसगढ़, क्या छत्तीसगढ़। अब यहां से यहां आइए मध्य प्रदेश, यहां से क्या आ जाएगा, मध्य प्रदेश, मतलब जिसको MP बोलते हैं, मध्य प्रदेश। तो ये इसके सीमावर्ती राज्य है, ध्यान रखना है। गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के समीपवर्ती राज्य हैं। इससे भी रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेगा, यह भी ध्यान रखना है। ये देखिए ये नॉर्थ हो गया, यहाँ से इसे अगर नॉर्थ साउथ करते हैं तो नॉर्थ में देखिए यहाँ पे नॉर्थ में गुजरात भी आ जाएगा और यहाँ पे मध्य प्रदेश भी, सोच लीजिए मध्य प्रदेश भी है। मध्य प्रदेश क्या हो जाएगा, पूर्वी और उत्तरी पूर्वी में मध्य प्रदेश आ जाएगा, दोनों में, लेकिन नॉर्थ में सिर्फ गुजरात आएगा। यहाँ पे देखिए ईस्ट है, वेस्ट है, वेस्ट में इधर के अरेबियन सी है। अगर साउथ की बात करें तो कर्नाटका है, यहाँ पे देखिए पूर्वी और ये उत्तरी और पश्चिमी और
दक्षिण में ये पे ये तेलंगाना आ जाता है, तो ये भी ध्यान रखनी है, नॉर्थ से साउथ ये सारा। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए ये महाराष्ट्र का मैप है, और महाराष्ट्र में ही पुणे भी है, नासिक भी है, बहुत सारे चीजें ऐसी होती है जो कि पता भी नहीं रहता है कि ये शहर कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे है। और मराठावाड़ा, मराठा अगर हिस्ट्री में पूछे होंगे तो मराठा साम्राज्य क्या था, वहीं पे था, महाराष्ट्र में ही था, इसलिए यहाँ पे ज्यादातर लोग मराठा भाषा बोलते हैं। हालांकि भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई है, राजनीतिक राजधानी नई दिल्ली है, लेकिन आर्थिक राजधानी कहाँ है, मुंबई में है। तो ये सारे देख लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कृष्णा और गोदावरी यहाँ की नदियां भी हैं, आगे देखते हैं। आगे देखिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर पूछे तो देखिए महाराष्ट्र भारत के पश्चिम भाग में है, सबसे क्वेश्चन पश्चिम भाग में। और अगर देखिए तीसरा सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से पूछे तो तीसरा क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा राज्य है। आगे देखिए मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी, आर्थिक राजधानी है, यहाँ पे छूट गया है, क्या हो जाएगा, आर्थिक राजधानी है क्या, मुंबई। और देश की मुंबई मतलब महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और आर्थिक राजधानी यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ने में मिस्टेक हो गया, क्योंकि जो पीपीटी तैयार करते हैं वो बहुत टैलेंटेड है, हमसे भी ज्यादा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मेरी फ्रेंड है वही ये पीपीटी तैयार करती है, और हर एक चीज को अच्छे से, ताकि आप लोग को प्रॉब्लम नहीं हो, इसके लिए बहुत ही अट्रैक्टिव पीपीटी बनाती है। चलिए तो देखते हैं कि मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, और देश की अगर पूछे तो आर्थिक राजधानी है। महाराष्ट्र 18वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य की मातृभूमि थी। तो अगर हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे कि मराठा साम्राज्य जहां पे अवस्थिति थी वो किस भारत के किस राज्य में था, तो महाराष्ट्र में। यह भी ध्यान रखना है किस शताब्दी में, तो 18वीं शताब्दी में। 6 प्रशासनिक जिले और 5 मुख्य क्षेत्र के साथ महाराष्ट्र की राज्यसभा में 19 और लोकसभा में 48 सीटें जाती हैं। यानी कि महाराष्ट्र में लोकसभा में 48 सीटें जाती हैं और राज्यसभा में 19 सीटें जाती हैं। जो भी स्टेट पीसीएस देते होंगे इंटरव्यू में अक्सर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, और आने वाले ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, बीपीएससी हो, चाहे कोई भी वन लाइनर वन डे एग्जाम हो, सभी भी ये सारे चीज पूछते हैं। बाकी राज्य दर्शन को लेके ये सारे इंफॉर्मेशन सभी को जाननी चाहिए। क्यों? क्योंकि आई एम इंडियन, मतलब हम लोग इंडियन है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। अब देखिए 1960 में मुंबई पुनर्गठन। अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि मुंबई का पुनर्गठन कब हुआ, मुंबई का पुनर्गठन क्यों हुआ। तो मुंबई के पुनर्गठन के तहत महाराष्ट्र को आधिकारिक रूप से भारत सरकार से अलग राज्य घोषित किया गया। यानी कि 1960 में भारत से महाराष्ट्र को एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया है। आगे देखिए मुंबई शेयर, यानी कि मुंबई शेयर बाजार में जो है देश, ये ध्यान रखना है कि देश में शेयर बाजार को लेके बड़ा शेयर बाजार कौन सा है, मुंबई है। यानी कि राजनीति को लेके अगर चर्चाएं होती है तो नई दिल्ली में, लेकिन पैसे को लेके अगर बातचीत होगी, पैसे वाले राजधानी पूछे तो मुंबई हो जाएगा। और अगर नेता वगैरह से राजनीतिक राजधानी अगर पूछे, जहाँ पे क्या है, लोकसभा है, राज्यसभा है, जहाँ पे विधेयक बनता है, कानून पारित होती है, वो सारा न्यू दिल्ली में। और ये भी ध्यान रखिएगा पूरी दिल्ली भारत की राजधानी नहीं है, सिर्फ नई दिल्ली वाला रीजन ही भारत की राजधानी है। तो ये ध्यान रखना है। कोई अगर पूछे कि क्या भारत की राजधानी दिल्ली है, तो नहीं, नई दिल्ली वाला रीजन ही भारत की राजधानी है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि प्रमुख उद्योग, तो यहाँ पे सूती वस्त्र है, मशीनरी, रसायन है, परिवहन, इलेक्ट्रिक और धातु कर्म से। लोकप्रिय नृत्य धनगरी, लावनी, पोवा, दास, तमाशा और कोली है। संगीत भारू, भजन है, कीर्तन, तुमड़ी, ये सारे वहाँ के क्या हैं, लोक नृत्य हैं, और ये सब पूछे जाते हैं रेलवे वगैरह में। पर्यटन स्थल की बात करें तो अजंता और एलोरा की गुफाएं, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटक स्थल के रूप में जाना जाता है। आगे, और इसको यूनेस्को अपनी धरोहर में शामिल किया है, अपने संरक्षण में इसको अजंता और एलोरा की गुफाएं यूनेस्को अपनी संरक्षण में लिया है, ध्यान रखना है। अब देखिए प्रसिद्ध व्यक्तित्व बाल गंगाधर तिलक, जो कि उग्रवादी यानी कि गरम दल के नेता थे, जिनके द्वारा गीता श्री
गीतांजलि जो होता है, गीता रहस्य, गीतांजलि तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, यानी कि गीता रहस्य, और मराठा, इसके मराठा जो एक पत्रिका निकली थी केसरी, इनके द्वारा लिखा गया था। जब इनको 6 साल की जेल हुई थी तो वहीं पे इन्होंने गीता रहस्य नामक बुक को लिखा। मराठा और केसरी जो कि भारत को स्वतंत्र करवाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका के रूप में उभर के आया, जो कि एक इंग्लिश भाषा में थी और एक मराठा भाषा में थी। तो उन किनके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा लिखा गया था। और ये जो है गरम दल के नेता थे बीडी सावरकर जी। बीडी सावरकर जी थे जो कि विधवाओं को लेके बहुत बड़ा काम किए थे। आगे देखिए गोविंद रानाडे थे, आगे है गोपाल कृष्ण गोखले जो कि नरम दल के नेता थे। फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी जो कि ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया जो है इन्हीं की पुस्तक है, जिनमें यह बताया गया था कि ब्रिटिश अपने लिए अच्छे हैं, भारतीय के लिए अच्छे नहीं है, इसीलिए लिखे थे ये पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यानी कि भारत में जो ब्रिटिश रूल है वो क्या है, अन ब्रिटिश रूल है, यानी कि जिस तरह से उनको रूल करना चाहिए उस तरह से वो भारत में रूल नहीं कर रहा है। यहाँ का क्या कर रहा है, शोषण कर रहा है। ये किनकी देन है, ये थ्योरी तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं कि महाराष्ट्र राज्य व्यवस्था के बारे में सबसे पहले अगर पूछे कि स्थापना तो 1960 में हुआ है, ये ध्यान रखना है। यहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी हैं। क्या यहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी हैं। मुख्यमंत्री यहाँ के उद्धव ठाकरे जी हैं। और अगर गवर्नर की बात करें तो भगत सिंह केसरी। गवर्नर कौन है यहाँ पे, भगत सिंह केसरी। और यहाँ पे 1 मई दे दीजिए, 1 मई 1960, क्योंकि 1 मई महाराष्ट्र अपना स्थापना दिवस मनाता है। आगे यहाँ के लोकसभा में अगर बात करें तो 288 लोकसभा में यहाँ से 48 सीटें जाती है और राज्यसभा में 19 और विधानसभा में टोटल 288 सीटें हैं। और याद रखिएगा महाराष्ट्र में द्विसदनीय व्यवस्था है। क्या यहाँ पे विधान जैसे पे की मतलब ऊपर यानी कि गवर्नमेंट भारत सरकार जैसे दो सदनीय है, एक लोकसभा एक राज्यसभा सेंट्रल गवर्नमेंट में, उसी तरह से यहाँ पे राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था है। एक विधानसभा है, एक विधान परिषद है। तो विधान परिषद भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे विधान परिषद में 78 सीटें हैं। कितना, 78 सीटें हैं। साक्षरता दर यहाँ पे 79.89% है। मराठी, हिंदी, इंग्लिश यहाँ की क्या है, भाषाएं, यह भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बहुत सारे नेशनल पार्क हैं। महाराष्ट्र में बहुत सारे नेशनल पार्क हैं। देखिए यहाँ पे चंदौली नेशनल पार्क है। क्या, यहाँ पे चंदौली नेशनल पार्क है, नवेगांव नेशनल पार्क है, तपोदा नेशनल पार्क है, ये भी मालघाट नेशनल टाइगर रिजर्व है। और यहाँ पे याद रखिएगा तपोदा और नवेगांव को टाइगर रिजर्व की श्रेणी में कुछ दिन पहले यानी कि कुछ साल पहले ही मिला है। तो ये सारे टाइगर रिजर्व में देखिए नवेगांव नेशनल पार्क है, तो चंदौली नेशनल पार्क है, तपोदा नेशनल पार्क है, ये सारे नेशनल पार्क हैं कहाँ के, महाराष्ट्र के। यहाँ पे लावनी लोकप्रिय नृत्य तमाशा महाराष्ट्र की लोक नृत्य है। कोली, पोसदास, ये सारे यहाँ के क्या है, लोक नृत्य हैं। यहाँ का राष्ट्रीय फूल जरूल है, राज्य पक्षी हरियाल है। पशु, राष्ट्रीय पशु अगर बोले तो गिलहरी है। देखिए एक हिंदी में एक लेखिका थी जिसका नाम था महादेवी वर्मा। क्या नाम था उनका, महादेवी वर्मा उनका नाम था।
इनके बारे में कहा जाता है कि ये कभी भी आईने में अपना फेस नहीं देखी थी और महादेवी वर्मा जो है वो गिलहरी को पालती थी और इतना इससे प्यार करती थी कि अब खुद काजू नहीं खाती थी, खुद बादाम नहीं खाती थी और इसको खिलाती थी। ये गिलहरी महादेवी वर्मा जो थी गिलहरी को ही अपना क्या, जो कोई कुत्ता पालता है, कोई कुछ पालता है, कोई बिल्ली पालती है, कोई बकरी पालती है, लेकिन महादेवी वर्मा एक कवियत्री थी और ये क्या की थी, एक गिलहरी को पालती थी। और राजकीय पशु सुरौली जामुन है। अभी जामुन बहुत सारे मार्केट में भी आ गए हैं, कभी खाइए, जामुन का मजा लीजिए। डायबिटीज पेशेंट के लिए जामुन बहुत ही क्या है, लाभकारी है। देखिए राजकीय पेड़ आम का पेड़ है, आम का भी सीजन है और यानी कि जामुन का भी सीजन है। तो ये दोनों चीज अभी महाराष्ट्र के का जो है अभी सीजन में है। आगे देखिए कुछ बहुत सारे जीआई टैग जो कि ये है महाराष्ट्र के जो कि जीआई टैग है, उसको देख लीजिएगा। आके जो करंट में है वाडा कोलम चावल, इसकी विशेषताएं के कारण इसको जीआई टैग मिला है। अल्फांसो आम याद रखिएगा, बिहार का जो जर्दालू आम है उसको जीआई टैग मिला है। कतरनी चावल को जीआई टैग मिला है। ख्वाजा खाजा को जीआई टैग मिला है। और महाराष्ट्र का जो अल्फांसो आम है, मुजफ्फरपुर के असम के जो शाही लीची है उसको भी जीआई टैग मिला है। याद रखिएगा अल्फांसो आम अगर देगा तो बिहार नहीं मारिएगा। अल्फांसो आम महाराष्ट्र का है जिसको जीआई टैग मिली है। अलीबाग जो कि महाराष्ट्र में ही है, यहाँ के सफेद प्याज को जीआई टैग मिला है और इसकी अभी 10 साल तक वैलिडिटी है, क्योंकि 2020 में यानी कि लास्ट 2020 से 21 तक में इस सबको जीआई टैग मिला था। तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए करंट से रिलेटेड कुछ टॉपिक है, करंट से रिलेटेड कुछ देख लेते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक करंट से कि अगर पूछे कि भारत का अतुल भारत क्रूज सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, तो इसका आंसर आपका मुंबई हो जाएगा। इसका आंसर आप मुंबई दीजिएगा। सेकंड में है कि बायोगैस से क्या, बायोगैस से स्वचालित इलेक्ट्रिकल व्हील चार्जिंग स्टेशन, इलेक्ट्रिक व्हील चार्जिंग स्टेशन अगर पूछे कि कहाँ है तो सबसे पहले महाराष्ट्र में। कहाँ पे, महाराष्ट्र में। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि अगर क्वेश्चन आए कि 3 साल जो कैदी 3 साल का सजा या इससे ज्यादा सजा काट लिया है उसको ऋण देना, यानी कि ऋण देने का योजना किस सरकार के द्वारा किया गया, तो ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। किसके द्वारा, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। किस जेल से, तो यरवदा जेल से। किस जेल से, यरवदा जेल में जो है उद्धव ठाकरे जी जो है, जो कि यहाँ के सीएम है, वो जो है महाराष्ट्र में ये ऋण प्रोवाइड करेंगे जो कैदी 3 साल की सजा काट लिया है उससे ज्यादा भी। चलिए, और निम्नतम ब्याज पे 50,000 का ऋण प्रोवाइड किया जाएगा ताकि खुद को वो डेवलप कर सके, इसको रिलेटेड। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े तो इसको एक बार देखिए। सबसे पहले करेंट पढ़े, दूसरा में महाराष्ट्र से रिलेटेड सारा फैक्ट्स और उससे जो रिलेटेड कुछ करेंट टॉपिक था उसको भी हम लोग पढ़े हैं। आगे आने वाले में इस जो सेशन लिया गया है इसका एमसीक्यू यानी कि जो क्वेश्चन होगा वीकली करंट अफेयर्स का एक सेशन, और फिर जो भी न्यूज में आएंगे कुछ खबरें आएंगी उसको लीजिएगा। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और तब तक के लिए थैंक यू।